आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी न्यूज एंड इंटरटेनमेंट। कहते सुना गया है कि कामयाबी का पहला जीना इंसान उसी वक्त चढ़ लेता है जब किसी काम को करने, किसी मकसद को पाने का ख्याल या सोच उसके जहन में आती है। इस सोच को अपनी जिंदगी का महवर बना लेना, उसे अपना ख्वाब मानकर अपना लेना कामयाबी की जानिब दूसरा कदम है, जिसे उठाने के लिए गौर व फिक्र दरकार है। तीसरा मरहला ख्वाब को हकीकत में बदलना है, जिसके लिए कमाल हिम्मत, बुलंद हौसला, नज़्म ज़ब्त और जहद मुसलसल दरकार है। अब आप लोगों ने नीट का इम्तिहान पास कर दिया है। आगे के मरहले में क्या करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, जो सभी के हबील अजीज हैं। आरिफ साहब, पैगाम टीवी में आपका इस्तेमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। रब साहब, हमने इससे कबल भी कई प्रोग्राम किए हैं। जी 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 टीवी में भी किए हैं जी हाँ। और मुख्तलिफ जगहों पर भी हमने कई प्रोग्राम नीट के तलबा के लिए मुनक्कद किए हैं। अब बात यह है कि इस मरहले में आने के बाद जब रिजल्ट आ चुका है, लेकिन नीट की लिस्ट अभी तक नहीं है। जी मैं मुख्तसरन पूछना चाहूंगा कि नीट की लिस्ट कब तक आनी है? जनाब वाजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका जो है ना पूरी टीम का पैगाम टीवी की शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग जो है ना मुझे इस काबिल समझते हैं, बुलाते हैं और मेरे ख्यालात जो है ना नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुँचाते हैं। और आप लोग जो मिल्लत की जो बेलोस खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जैसे कि अभी सवाल किया, तो नीट का जो है ना सारा मरहला खत्म हो चुका, एग्जाम हो चुका, रैंक भी डिक्लेयर हो चुके। लेकिन अब एक जमाने से बच्चों का तजस्सुस है कि साहब ये लिस्ट कब आएगी। अच्छा, सबके जहनों में एक बात बैठी है कि स्टेट लिस्ट कब आएगी। तो दरअसल होता ये है कि रैंक डिक्लेयर होने के बाद एनटीए पहले ऑल इंडिया की लिस्ट बनाती है और उसका जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसका अप्रूवल लेके एमसी से और डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हेल्थ को जो है ना सबमिट कर देती है। तो वो लोग जो है ना ऑल इंडिया लिस्ट डिक्लेयर करते हैं और वो यहाँ आने के बाद, स्टेट में जब आने के बाद, यहाँ के जो डायरेक्टर मेडिकल है उस लिस्ट को यहाँ की मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके वो केएनआरएचएस के हवाले कर देते हैं आगे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब बच्चों के लिए एक खुशखबरी आज मुझे ये मिली है जी, जो कि यानी वो कि यहाँ की नहीं है, एनटीआर यूनिवर्सिटी की है। अच्छा। लेकिन चाहे वो केएनआरएचएस भी हो, एनटीआर यूनिवर्सिटी और केएनआरएचएस एक दूसरे के जो सिस्टर कंसर्न्स हैं। जी बिल्कुल। यानी सिर्फ एक बाइफर्केटेड वो है, समझिए आप, दो कमरों में दो भाई रहते हैं, ऐसा मामला है। तो आज की जो ईनाडू अमरावती की जो न्यूज है ईनाडू की, और जाहिर है कि ईनाडू की जो न्यूज होती है बड़ी ऑथेंटिक होती है, बहुत ही यानी कोई दूसरे मुसद्दका होती है। और हमारे वैसा जो है 493 नंबर आ जाएंगे, पास लास्ट ईयर का कट ऑफ है, ऐसा बोलने वाले लोग नहीं है। वो जो भी कहते हैं बहुत ही तस्दीक के साथ कहते हैं। तो उनकी जो न्यूज है आज की तेलुगु की, मैं पढ़ा हूँ। वाइस चांसलर एनटीआर यूनिवर्सिटी ने उनको एक स्टेटमेंट दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल दे चुकी है और ऑल इंडिया लिस्ट तो तैयार है, खाली जो है ना जारी करना है, तैयार है, जारी करना है। तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि 16 या 16 को तो 99% आएगी बता रहे हैं। खुदा ना खासा किसी वजह से अगर रुकी तो 17 को जो है सेंट्रल लिस्ट रिलीज हो जाएगी, ऑल इंडिया इंशाल्लाह लिस्ट हो जाएगी। बच्चों का एक जो तजस्सुस है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तलबा और तालिबात को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि रब साहब कहते हैं, ख्याल जाहिर करते हैं कि 16 या 17 तारीख को नीट की जो लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जारी कर दी जाएगी। तो रब साहब, हम यहाँ पर हिस्से को मजीद तूल ना देते हुए जी बिल्कुल हम मुख्तसर अंदाज में बात करेंगे कि अब जबकि बच्चों ने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आ चुका है, तो आगे का मरहला क्या है? ये लोग कैसा अपने आप को इसमें छांटें, अपने नंबर को किस तरह ये करें? डॉक्टर साहब, यहाँ पर और एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कट ऑफ मार्क्स क्या होगा जी अब के साल? जी जी बिल्कुल। यहाँ हमेशा आपके जो भी इक़्तिबासात रहे हैं वो हमेशा सच हुए हैं। तो आप अब की बार का क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कितने कट ऑफ मार्क्स आए? देखिए, मैं अभी हाल ही में जो एक लिस्ट बनाया हूँ इसकी,
बैठ के कंपैरेटिव स्टडी जिसको हम कहते हैं जी, तो अक्सर लोगों का जो एमिनेंट जो कोचिंग सेंटर हो रहा है, ये एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ये बता रहे थे कि भाई इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड गया है, तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, 430 पे खत्म होगा, 440 पे खत्म होगा, या हर एक का अपना अपना एक अंदेशा था। लेकिन जाहिर है कि एक इंटरव्यू हमारा हुआ था, तो उसमें मैंने कहा था हमेशा जो है रैंक बढ़ते हैं, कम नहीं होते, लेकिन 2018 में कम भी हुआ है, तो इस बार भी ऐसा ही है। तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। जैसे कि मैंने कंपैरेटिव स्टडी की, कि मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई जनरल रैंक लिस्ट आई उससे किया हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन बच्चों से मेरे यानी जी हाँ, तो उन बच्चों से जो लिया हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे जो है ना 577 मार्क्स का लास्ट ईयर जो यानी क्या कट ऑफ था 577 का बच्चों का, वो रैंक था जो है ना 30, ये कैटेगरी की बात, तो ये कैटेगरी की होगी, तो 32,045 था। और अब जो आया है वही 577 मार्क्स का जो रैंक आया है वो है 29,8, मतलब 898, मतलब 3 पकड़ के चले 2000 जो है ना उसका फर्क पड़ा है। 2000 कम हो गया, ऑल इंडिया में रैंक्स का कम हो गया है। तो अगर 2000 का पेपर हार्ड रहा होगा। हाँ बेशक रहा है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं रहा कि बच्चे बिल्कुल स्कोर नहीं किए। जैसे कि हम ख्याल कर रहे थे कि भाई 430 जाएगा, 440 जाएगा, इतना नहीं जाएगा। अब जो भैया ने एक इसका मोटा मोटा आप हिसाब, अच्छा एक मुकाम पे आगे तो सिर्फ 55 रैंक का ही आ जाएगा आपको, 462 जिसके मार्क्स हैं, 462 जो है ना लास्ट ईयर जो था रैंक 1,20,684 था। ऑल इंडिया रैंक जिसको 1,20,000 के ऊपर आएगा उसके कट ऑफ मार्क्स आएंगे 462। अब यहाँ पे जो है ना इसका जो आया है 1,20,629, सिर्फ 55 मार्क्स का फर्क, मतलब 55 रैंक का फर्क है। तो मतलब यही हुआ कि 462 अगर से किसी को आ रहा है तो उसको मिलना ही मिलना है। मतलब है पिछले साल से अब के साल कुछ ज्यादा फर्क नहीं, 19 भी था फर्क नहीं। 19 तो बच्चों को इतना परेशान होने थे। अगर आप पिछले रैंक कोई पकड़ के चले, फिर पिछले साल के 465 लास्ट ईयर का था, हम एक 10 मार्क्स इधर एक 10 मार्क्स उधर करके चलते हैं, तो इस एतबार से 455 मैक्सिमम 450 पकड़िए, अल्लाह चाहा तो जो है ना बच्चों को वहां तक के मिलने की उम्मीद है। अब जब के सेंट्रल लिस्ट आ जाएगी हमारे ऑल इंडिया लिस्ट, तो जो KNRHL जो है ना पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ की लिस्ट बनेगी, स्टेट की लिस्ट, तो उसमें हमको अंदाजा हो जाएगा कि तेलंगाना में कितने बच्चे जो है ना कामयाब किए हैं और कितने जो है ना उसमें कैटेगरीज हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी होते हैं, BC है आपका, SC है, ST है, EWS है, BCC है, क्रिश्चियन, ये सब जो है ना आपको मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे जो है ना हमारे पास तेलंगाना से पास किए और किसका क्या पोजीशन आएगा। ये सारी चीजें हम जो है ना कई और वीडियोज में हम बता चुके हैं। तो जैसे ही यानी लिस्ट आ जाएगी, स्टेट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। और इससे पहले ऑल इंडिया कोटा का एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, वो भी मैं तफसील में बता चुका हूँ, कई मेरे वीडियोज में भी है, कई सेमिनार में भी जो है ना बता चुका हूँ, तो उसमें हमको ज्यादा यानी वो देने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे ही जो है ना आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा लिस्ट आने के बाद, तो आपको जो है ना ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। ऑप्शन कॉलेज के लिए कॉलेज फिलिंग जिसको कहते हैं, फिर ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद में आपको जो है ना अलॉटमेंट लेटर्स आने लगेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उसके लिए फिर हम एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह जैसे रैंक आ जाएगा ना, रैंक आने के बाद हमको एक एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो जाएगा हमारा कट ऑफ क्या जाएगा। तो जब जो है ना मुसद्दका तौर पे कह सकते हैं सर्टिफाइड ऑथेंटिक आपको मिल सकती है कि कहाँ तक मिलेगी। लेकिन आज हम इसी को ये एक अंदाजा पकड़ के चलते हैं कि 450 और 460 के बीच के जो कैंडिडेट है, अल्लाह चाहा तो जो है ना वहां तक कट ऑफ जाए। रब साहब, यहाँ पर तलबा ने मुझसे सवाल किया है कि A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी, जी, ये इन तीनों कैटेगरी में फीस क्या होगी? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ मतलब जो तलबा और तालिबात के सवालात हैं जिसे मैं आप तक बिल्कुल हमेशा आप ऐसे ही करते हैं। तो आप इन्हें आराम से समझाइए कि A कैटेगरी क्या है, B क्या है, C क्या है और कितनी फीस इनको देनी पड़ेगी। देखिए, हमारे पास जो कोटा बनता है, एक तो 15% ऑल इंडिया कोटा के वो सीट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के जाते हैं और वो भी वहां पर नहीं भरते। क्यों? इसलिए नहीं भरते कि जो क्रीमी लेयर मेरिटोरियस कैंडिडेट जो होते हैं, तो जाहिर है कि बाहर का कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं आएगा, वो वहीं पर सीट ले लेगा, और यहाँ का कोई कैंडिडेट बाहर नहीं जाएगा, वो एक्सेप्टिंग एम्स एंड जिपमर जो वो ये लेवल के बच्चे हैं वो चला जाएंगे।
तो ऑल इंडिया कोटा में हमारी सीट जाके खप जाएंगे, अब हमारे को सीट कम हो जाएंगे, ये परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यूं समझेंगे कि हम ऑल इंडिया कोटा हर साल रिवोट होते हैं, जी बिल्कुल। जाते हैं और सीट से रिवोट होते हैं हमारे पास, तो हम 100% सीट पकड़ के ही चलते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में, सॉरी, जो स्टेट कोटा है, स्टेट कोटा में एक कैटेगरी जो कन्वेनर भरता है, जिसको हम फ्री सीट कहते हैं, अच्छा। वो जो है ना 85% है। और मैनेजमेंट कोटा जो है वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होता है। ये स्टेट कोटा जो है ना प्राइवेट, ये कैटेगरी का जो होता है प्राइवेट एज वेल गवर्नमेंट कॉलेज का होता है। लेकिन मैनेजमेंट कोटा जो होता है वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों का होता है, चाहे वो माइनॉरिटी की हो, नॉन माइनॉरिटी की हम हो। बात कर रहे हैं सिर्फ एक कैटेगरी। एक कैटेगरी के भी में बात कर रहे हैं। तो वो जो 50% मैनेजमेंट का कोटा है, उसमें दो कैटेगरी होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो हम उसको अलग आते हैं और आज उसके ऊपर ही हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, क्योंकि कई बच्चों का मानना ये है कि साहब आप जब भी जो है ना आपके वीडियोज आ रहे हैं या सेमिनार हो रहे हैं, तो आप जो है ना सिर्फ कन्वेनर कोटा के बारे में ज्यादा मालूमात दे रहे हैं, हमारी ये तफसीलात मैनेजमेंट कोटा के बारे में भी दीजिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो मैनेजमेंट कोटा में जो है ना इस साल लेने के मुश्ताक हैं। तो उससे एतबार से तो कन्वेनर कोटा का जो है फीस जो फीस वो होगी, जिसको हम फ्री सीट कहते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास है वो है 9, और एक है ईएसआई मेडिकल कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट में ही आती है लेकिन ऑटोनॉमस है, जिसको ईएसआई चलाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत आती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सालाना फीस है, मतलब एनुअल फीस जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ 10,000 रुपीज। यानी कि जो बच्चे एक कैटेगरी में पास हो चुके हैं, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, इसके सिर्फ 10,000। 10,000 हर साल के लिए। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए तो? हाँ, प्राइवेट में जब जाएंगे वो, तो उनकी सीट होगी 60,000 की फीस। उनकी जो सीट की फी है वो 60,000, 60,000 रुपए की होगी हर साल। अच्छा, जितनी भी फीस है हर साल की है, पर एनम कहते हैं। और जैसे मैं ईएसआई के बारे में बताया, तो उनकी फीस है 24,000 पर एनम, 24,000। उसके फिर वो कंडीशन भी हैं, जो 1 साल का उनका बॉर्ड हो रहा है वो अलग है, समझिए, वो किसी दिन और बात करें। तो ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर ए कैटेगरी का, कन्वेनर कोटा का। अब जब हम मैनेजमेंट की तरफ आएंगे जी, तो मैनेजमेंट में जो है ना 2 कैटेगरी है हमारे पास। एक कैटेगरी है बी कैटेगरी, दूसरी है सी कैटेगरी। बी कैटेगरी को भी ही कन्वेनर ही फिलअप करता है। मैनेजमेंट कोटा की बी कैटेगरी जो होती है उसको कन्वेनर ही फिलअप करता है। सी कैटेगरी जो होती है वो भी जो है ना काउंसलिंग सेंटर में ही फिलअप होती है, लेकिन कॉलेज की जो मैनेजमेंट होता है वो अपनी एक कमिटी अपॉइंट करती है। तो वो कमिटी के जो मेंबर्स हैं हर कॉलेज के, वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो वो लोग जो है ना बच्चों से जो है बार्गेन, जो एनआरआई कोटा होता है, सी कैटेगरी जिसको बोलते हैं अब एनआरआई कोटा, तो वहां पे बार्गेनिंग होती है। तो उसका फीस स्ट्रक्चर भी बता देता हूं मैं, और वो वहां पे कैसे एडमिशन होता है। हम बात करेंगे बी कैटेगरी। बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी जो कन्वेनर भर रहा है, जिसमें कोई जो है ना कमी नहीं होती। अक्सर लोग पूछते हैं इसमें कुछ कम हो सकता क्या, क्योंकि गवर्नमेंट की फिक्स की हुई है, कन्वेनर की फिक्स की हुई है फीस, वो नहीं होती। तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेंगे बी कैटेगरी का, जी, तो उसकी फीस है 11,55,000 पर एनम। माइनॉरिटी कॉलेज, नॉन माइनॉरिटी। तो रब साहब आप, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं पास किया हूँ जी। तो मुझे उस्मानिया में चाहिए बी कैटेगरी। उस्मानिया नहीं, मैं बी कैटेगरी मैं पहले बता चुका। प्राइवेट जो कॉलेज है उसी में मैनेजमेंट कोटा होता है। गवर्नमेंट जो कॉलेज है मैनेजमेंट हटा देना है कि गवर्नमेंट में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही मैनेजमेंट कोटा होता है। तो मेरी मालूमात में इजाफा किया नहीं, आपकी नहीं, सभी की मालूमात में इजाफा हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज टोटल ये कैटेगरी तो ये कैटेगरी आती है। बी कैटेगरी जो आती है मैनेजमेंट कोटा ओनली प्राइवेट कॉलेज, नॉन माइनॉरिटी, जैसे कि अब दूसरा कॉलेज है कामिनी ले लीजिए, अपोलो ले लीजिए, आप मेडिसिटी ले लीजिए, मल्ला रेड्डी लीजिए, भास्करा लीजिए लेता हूँ जी, तो मुझे 11 लाख रुपए देना। 11,55,000, 11 लाख उसमें अपोलो में रहे। और हमारे पास 4 जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं, जिसमें एक एक्सक्लूसिव सिर्फ लड़कियों के लिए डॉक्टर वी आर कॉमर्स मेडिकल कॉलेज। तो इन चारों कॉलेज में जैसे दक्कन है, शादा है और अयान है, ये कोएड है। और ये मुस्लिम जो लड़कियों की जो कॉलेज है वो डॉक्टर वी आर के वंश मेडिकल कॉलेज है। तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी के चारों कॉलेज में उसकी फीस है 14 लाख। तो आप मुझे बताइए, अब मुझे 400 मार्क्स आए हैं जी, मैं नीट क्वालिफाइड हो चुका हूँ, जी हाँ बिल्कुल, तो मैं बी कैटेगरी में ले सकता हूँ? आसानी के साथ मिल जाएगा अल्लाह चाहा तो, क्योंकि बी कैटेगरी का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर बी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है अयान मेडिकल कॉलेज में 218 मार्क्स के बच्चों को भी मिला है।
तो अब जो 218 के बच्चों को जब मिला है, तो इस बार हम जो है ना 200 के बच्चों को भी यानी अच्छा, एक्सपेक्ट करना था। वजाहत चाहूंगा। जी जी। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में 12 लाख 11,55,000 है। लगाइए, 12 लाख। जी जी 12 तो फिर माइनॉरिटी 14 की। 14 क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही टेक्निकल सवाल है और कई लोग ये सवाल करते भी हैं आपसे। देखिए, नॉन माइनॉरिटी जो कॉलेजेस हैं, इसकी मैनेजमेंट जो यानी कोटा है, वो 50% है। मिसाल के तौर पे आपके पास 150 सीट है, तो 75 सीट मैनेजमेंट को दिए जाते हैं, 75 सीट कन्वेनर भरता है, ये कैटेगरी में बचा है। जबकि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के लिए जो है ना, वो हद मुकर्रर नहीं। नहीं, तो हाई कोर्ट का एक बिफोर लास्ट ईयर ऑर्डर आया था 219 में, जो पहले से हमारे पास चला आ रहा था। बीच में 1 साल के लिए कुछ तरमीम हुई थी, बाद में फिर उसको वो कर दिया गया। तो यहाँ पे 60% कोटा जो है ना, ये भरता है कौन? ये कैटेगरी से कन्वेनर भरता है। 40% जो कोटा है वो मैनेजमेंट का होता है। तो इसके माने ये है कि वहां पर 50% है। हाँ। 150 सीट है, तो 75 सीट कन्वेनर ए कैटेगरी में भरेगा, और 75 सीट में बी कैटेगरी मैनेजमेंट में जो है ना 25 सीट बी कैटेगरी के तहत जाएंगे, 25 सी कैटेगरी के तहत या जाएंगे। 10 सीट ज्यादा जा रहा तो यहाँ पर जो है ना 60% हम उधर दे रहे हैं, तो मतलब 90 सीट दे रहे हैं, तो 15 सीट का डिफरेंस हो गया। 90 सीट ए कैटेगरी में जा रहे हैं, और जो 60 बच रहे हैं उसमें जो है ना 25 और 15 का रेशियो है। तो वो जो यानी गैप है और लॉस है, उसको रिकूप करने के लिए जो है ना ये फर्क रखा गया 11.55 और 14 लाख का जो है। चल ठीक है, ये बी कैटेगरी हो ये गया। बी कैटेगरी हो गया। अब मैनेजमेंट कोटा का जो सी कैटेगरी है, वो सिर्फ एनआरआईज के लिए। तो अब एनआरआईज के जो फीस है, डबल दी फी ऑफ बी कैटेगरी, यानी कि 24 लाख के 23 नॉन माइनॉरिटी में 12। अच्छा ठीक है, आपका 12 ही पकड़ के पकड़ के चलिए। जी हाँ, तो 23 लाख होती है, चलिए 24 पकड़ के चलो, तो वो नॉन माइनॉरिटी की हो गई। और मुस्लिम माइनॉरिटी की जो है वो 28 लाख होगी। लेकिन उसमें ये फीजिबिलिटी ये है कि कमिटी जो अपॉइंट की गई है ना मैनेजमेंट की तरफ से, वो फीस को कम कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। 28 का आप 29 नहीं कर सकते, 23 का 28 लाख 28 लाख 100 रुपये नहीं ले सकते। नहीं कर सकते। आप 20 लाख कर सकते हैं, इतना उतर सकते हैं अगर चाहे आप, क्योंकि सीट खाली जा रही है, समझिए, भी बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। तो वैसे ये 23 लाख जो है ना, उसमें आप कम कर सकते हैं नॉन माइनॉरिटी, 24 लाख नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, ये फीस का जो है स्ट्रक्चर है इसका। और एनआरआई के लिए सबसे बड़ी यानी मुश्किल ये है कि जिसके वालिदैन बाहर हैं उनका लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद यहाँ के बच्चे भी जो है ना एनआरआई कोटा में सी कैटेगरी में लेते हैं। तो उसके लिए है कि जो स्पॉन्सर होते हैं, जो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो एनआरआई स्पॉन्सर है, वो ब्लड रिलेटिव होना जरूरी है, एक चीज। और उनको जो है ना वहां का अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एम्बेसी से क्लियरेंस देना पड़ेगा, उनका बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, और उनके जो है ना पोस्ट डेटेड चेक देने पड़ेंगे, बैंक गारंटीज देनी पड़ेगी उनको। तो ये सारे कई मराहल हैं। जो बच्चे यहाँ के एनआरआई की सीट लेना चाहते हैं, तो उनको जो है ना ये सारी जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो अगर सिर्फ जैसे मामू है, आपके फूफा, माफी चाहता हूँ, ताया है, ब्लड रिलेशन जो है ना वो है, तो उनसे आप स्पॉन्सर करवा सकते हैं, करवा के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और एनआरआई का जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, वो जो है ना दक्कन में गया है 117 मार्क्स। देखिए, हालांकि क्वालिफाई है। हाँ, हुआ क्या है, हमारे लास्ट ईयर जो है ना आयुष की जब काउंसलिंग का मसला आया था, तो कट ऑफ को जो है ना कम कर दिया गया था, उतार के 110 किया गया। तो उस वजह से जो है ना 117 जो है ना उसका। साहब, ये हो गया फीस की बात है। हाँ जी। अब हम आते हैं बीडीएस, एमबीबीएस, आयुष, यूनानी, आयुर्वेदिक। जी। तो ये जो सीटें हैं ये कैसे निकलती हैं, इनका कट ऑफ मार्क्स क्या होता है जी। और कौन से तलबा और तालिबात इसके लिए अहल है? देखिए, बीडीएस तो जो है ना आपको एमबीबीएस के साथ ही आप ऑप्शंस देंगे, और आपका अलॉटमेंट भी एमबीबीएस के साथ ही बीडीएस का आएगा। बीडीएस का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, ये कैटेगरी का बता रहा हूं मैं, वो तिरुमला मेडिकल डेंटल कॉलेज निजामाबाद का है, 373 मार्क्स। तो अब इस साल जो है ना 360 वालों को भी अल्लाह चाहा तो मिल जाएगा। तो जो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आने के बाद पक्का मालूम हो जाएगा कि कहाँ पे कौन बच सकता है। लेकिन एक अंदाजा पकड़ के चल देंगे, 360 मार्क्स भी अगर कोई कैंडिडेट ले ले के है, तो उसको बीडीएस ए कैटेगरी में आसानी से मिल जाएगा। तो बीडीएस की जो फी है ये कैटेगरी की, वो है 45,000 पर एनम।
अच्छा, बीडीएस के लिए। और गवर्नमेंट की जो फीस है, हमारे पास गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एक ही है जो उस्मानिया डेंटल कॉलेज भी कहते हैं, और उसमें जो है ना 3 किस्म के रेशियोज हैं, 3 स्टेट के, 3 यूनिवर्सिटी के, सॉरी स्टेट नहीं, 3 यूनिवर्सिटी, आंध्रा, उस्मानिया एंड श्री वेंकटेश्वर। तो ये रेशियो है जो ना 38 to 22 ऐसा कुछ वो है। तो उसमें जो है ना 3 सीट यानी 3 इलाकों के बच्चों को भरते हैं। अच्छा, तो उसमें जो आपकी फीस है वो 9,000 रुपये पर एनम, 9,000 रुपये, 1,000 रुपये एमबीबीएस से कम है जी, उसकी जो फीस है। तो और प्राइवेट जो हमारे पास कॉलेज है डेंटल के, उसमें एक ही कॉलेज ऐसी है, टोटल 13 है, 2 गवर्नमेंट। अच्छा, एक आर्मी डेंटल कॉलेज है हमारे पास जो सिर्फ डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए है। 2-4 हमारे भी बाहर के लोगों को ले लेते हैं, ऐसा पर ना के मुआतिल है। लेकिन जो बाहर के जो बच्चे जाते हैं उनकी एक ही फीस है, वो है 1,25,000 पर एनम। बी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, वो सारी जो ना बी कैटेगरी को ही लेते हैं, और उनके डिफेंस के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा कंसेशन है, तो वो चलाते हैं डिफेंस के लिए। अब चूंकि जैसे ईएसआई का मैंने बताया आपको, ईएसआई कॉलेज जो है ना, ईएसआई कॉर्पोरेशन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हम जो है ना 50% सीट के ना ये को दिए गए, उनकी फीस बढ़ के है, 10,000 नहीं ले रहे, उन्होंने 24,000 ले रहे हैं। सही। तो हाँ, तो वही से जो है ना तरह ये डिफेंस वाले भी जो है ज्यादा बच्चे जो डिफेंस पे जाने की तो इसकी जो फीस करते होती है होंगे, 1,25,000 होती है डिफेंस की। तो आर्मी डेंटल का है, और ओवन आपको नई में शुमार करके चलिए। अब है हमारे पास 11 प्राइवेट कॉलेजेस, और 11 प्राइवेट जो डेंटल का है उसमें एक ही ऐसी कॉलेज जो हैदराबाद में यानी मुखीम है, कॉलेज वो मौजूद है, उसका नाम है पनीनिया डेंटल कॉलेज जो दिलसुख नगर में है। तो ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी फीस है 45,000 पर एनम। तो पनीनिया कॉलेज है, फिर उसके बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं या तो सराउंडिंग्स में हैदराबाद के या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में है, जैसा निजामाबाद में है मेघना है डेंटल है, ममता कॉलेज है खम्मम में है, और विकाराबाद में जो है ना श्री साई है, महबूबनगर में एसवीएस है, एमएनआर है संगारेड्डी में, बहरहाल सब जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबकी फीस एक ही है 45,000 रुपये। तो ये जो है ना डेंटल ए कैटेगरी की हो गई। उसके बाद में बी कैटेगरी में अगर चाप आते हैं तो बी कैटेगरी में जो है ना डेंटल की जो फी है वो है 4,25,000 पर एनम बी कैटेगरी की। अगर एनआरई कोटा में आप जाते हैं तो 5,25,000 बी कैटेगरी, ज्यादा फर्क नहीं है। 4,20,000 इसकी है, सॉरी बी कैटेगरी में 420 है, और उसमें जो है ना 525 है। तो एनआरई कोटा बहुत सारे बच्चे जो बीडीएस पे दाखिला लेते हैं। जी हाँ, ले सकते हैं, और कटा भी बहुत कम जाता है बीडीएस का। लास्ट ईयर का जो ना बी कैटेगरी का नहीं, वो 373 ए कैटेगरी का था। इसका बीडीएस का बी कैटेगरी का बता रहा हूँ मैं, बी कैटेगरी और इसका जो है ना 114 मार्क्स गया है बीडीएस का बी कैटेगरी का, और मुस्लिम बच्चों का जो है ना 119 गया है, और एनआरआई में जो है ना 116 गया है कट ऑफ, और मुस्लिम में 117 गया है। बीसीई नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट, हाँ बीसीई समझिए, बीसीई समझ के जाइए। मगर इसमें ये जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसमें बीसीई या एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं होता। अच्छा, सबके लिए इक्वल है, ये कैटेगरी में होता है उसका। तो ये जो है ना ये मार्क्स है, समझिए आप, ये मुस्लिम बच्चा है, इनका ये मार्क है, नॉन मुस्लिम का ये मार्क 16 है, 117 है, और यहाँ पे वही है, नॉन मुस्लिम जो बच्चा है 114 है, जो मुस्लिम बच्चा है उसका 119 ऐसा। और तो ये जो है ना बी कैटेगरी डेंटल के जो है ना बी और सी का मैनेजमेंट कोटा का ये मसला है, समझिए। तो अब हम बात करेंगे यूनानी, हाँ आयुष में जाएंगे हम। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले हम एक बात के तहत जी जी आपको होम्योपैथी आता है, आपको यूनानी आता है, आयुर्वेदिक आता है, और नेचुरोपैथी भी आता है, 4 कोर्सेस आते हैं। तो इसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये मैनेजमेंट, आज हम चूंकि मैनेजमेंट कोटा पे ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कन्वेनर कोटा की बनिस्बत, क्योंकि कन्वेनर कोटा पे बहुत बोल चुके हैं। तो कई बच्चों का इस्तेजलाल है कि साहब मैनेजमेंट पे बोलिए, क्योंकि हम मैनेजमेंट लेना चाह रहे हैं, पूरे वो मालूमात आप हमारे तक हम नहीं पहुंचा रहे हैं। आप पूरी आजादी है जी। तो कन्वेनर कोटा का जब आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो इसकी नोटिफिकेशन अलग आएगी मैनेजमेंट कोटा की। अच्छा, उसको कहते हैं एमक्यू कोटा सीट्स, यानी कि इसको कहते हैं सीक्यू कोटा सीट, कन्वेनर कोटा, मैनेजमेंट कोटा। आपका कहना यह है कि जब एक कैटेगरी के 2 मरहले,
मुकम्मल खरीद खत्म तो होंगे, खत्म हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, उससे पहले भी जो है ना नोटिफिकेशन आ सकता है मैनेजमेंट कोटा के लिए। अच्छा, तो जब आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना, आप ये समझे कि भाई मैं करा दिया था 3,500 रुपए देके कम्युनिटी कोटा में वही काम में आ जाएगा, नहीं है। मैनेजमेंट कोटा का रजिस्ट्रेशन फिर आपको अलग से करवाना है और उसकी फी है 10,000 रुपीज, रजिस्ट्रेशन जो फीस है ना, तो फिर उसकी अलग रैंक लिस्ट बनेगी, मैनेजमेंट कोटा की अलग रैंक फिर लिस्ट से आएगा, फिर से आएगी, फिर नया मरहला है, नया मरहला है वो। तो उसके तहत जो है ना मैनेजमेंट कोटा फिलअप होगा जी। तो अक्सर लोगों के जहन में आता नहीं, हम ऑलरेडी रजिस्टर करवा दिए थे ना, उसी में आता नहीं होता है। ये भी टोटल अलग प्रोसेस है, यानी पैरेलल प्रोसेस कहेंगे आप इसको। कन्वेयर कोटा में भी आपको रजिस्टर करवाना है, कन्वेयर कोटा की स्टेट लिस्ट अलग बनती है और मैनेजमेंट कोटा में भी आपको रजिस्टर करवाना है, इसकी लिस्ट भी अलग बनती है स्टेट। जी हाँ, तो उसके तहत जो है ना एडमिशन होते हैं। अब आपका जो सवाल 10,000 रुपए है ऑनलाइन भरने की, रजिस्ट्रेशन फी 10,000, बात के जो है वो तो फिर आपको यूनिवर्सिटी फी है, कॉलेज की फी है, वो अलग से है। अब आप जो आयुष की तरफ आना चाह रहे थे, वो आपके क्या सवाल है, बच्चे तो आपसे क्या मैं सवाल पूछना ये चाह रहा था कि आयुष के तहत जो एडमिशन होते हैं जी ये किस तरह होते हैं? अब 117 पे जो मेडिकल सीट मिली है जी BDS जी जी उनसे मैनेजमेंट कोटे में, मैनेजमेंट कोटा, अब इसमें भी कन्वीनर कोटा होता है या फिर यही मरहले फिर जी जी आयुष में भी चलते हैं? कन्वीनर कोटा फिर बाद में बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, यही चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही फिर है। यही है। तो आयुष का भी मरहला जो आता है, ये काउंसलिंग MBBS और BDS की कन्वीनर कोटा, मैनेजमेंट कोटा क्लोज हो जाने के बाद जो है ना उसका नोटिफिकेशन आता है आयुष का। वो नोटिफिकेशन में जो है ना फिर आप फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये अलग से है। तो इसमें भी जो है ना दो किस्म की कॉलेज है हमारे पास, गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है। तो आप जो मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में अप्लीकेबल है और गवर्नमेंट कॉलेज वो अप्लीकेबल नहीं है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे BUMS की आप बात कीजिए, यूनानी की बात कीजिए जी, यूनानी कॉलेज हमारे पास सिर्फ अब एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, निजामिया तिब्बी कॉलेज, जो 4 मीनार पे है। तो वहां पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, क्योंकि दूसरी कोई हमारे पास BUMS कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज दो है एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज है, एक जो है ना कोर्ट में केस चल रहा है उसकी नजर हो गई, और एक जो है ना क्लोज हो गई, वो बच्चों को फिर निजामिया के तहत देके उनकी जिंदगी बचा ली गई। तो अब वो उसके ऊपर हम बहस करना अच्छा नहीं रहता। तो कुछ यानी कुछ गलत हरकत करके लोग जो है ना जो मिला था उसको भी हम खो दिए। तो अब हमारे पास यूनानी का एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको हम कहते हैं निजामिया तिब्बी कॉलेज, और इसमें भी जो है ना अनरिजर्व कोटा है, रिजर्व कोटा है। तो यहाँ बाहर के बच्चे भी आते हैं और यहाँ के बच्चों को तो नहीं लगता रक्षा यहाँ पर मकामी बच्चों का नुकसान तो होता ही बराबर होता है, नहीं सवाल ही बराबर। देखिए हमारे पास दो किस्म के नुकसान है। एक नुकसान ये है कि हम बाहर नहीं जाते और बाहर के सारे बच्चे यहाँ आते हैं, एक। और दूसरा जो है ना, मैं कई उसमें हमारा बता चुका है कि दक्कन मेडिकल कॉलेज को जो है ना एक महवर बना के, चूंकि यहाँ के सेंटर में है, तो कई ऐसे लास्ट ईयर 84 सीट हम खो चुके। तो वो तफसील जा सकते थे, नहीं गए। तो इस एतबार से हम ये खो लेते हैं। तो फिर अनरिजर्व कोटा की तहत अलग खो लेते हैं। NTR UHS से बच्चे, देखिए विजयवाड़ा का बच्चा आके यहाँ पढ़ता है, हम जो है ना नहीं जाते, हम नहीं जाते वहां पे। तो ये हमारे हम नुकसान की तरफ बहुत ज्यादा सऊबतें बर्दाश्त करने के आदि हैं और लोगों का हक मारने के भी आदि। देखिए हम अगर विकेट करेंगे तो दूसरे को, नीचे वालों को मौका मिलेगा ना। अल्लाह हमें तौफीक दे इस बात की कि हम आमीन आमीन इस हालत में भी हों, सऊबतें बर्दाश्त करते हुए पढ़ने की कोशिश करें। तो रब साहब, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था, BUMS के लिए क्या उर्दू जरूरी है? हाँ, मैं भी वहीं आ रहा था, आप सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो BUMS यूनानी का यानी जो कंडीशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन हम जिसको कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उनको SSC में 10th में या तो उर्दू या अरबिक या पर्शियन, जिसको हम फारसी भी कहते हैं, जो ईरानी जबान है, ये 3 में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना कंपल्सरी। एक साल 10th में रहना। तो उनको जो है ना BUMS में एडमिशन की एलिजिबिलिटी है। अगर ये 3 सब्जेक्ट में से कोई भी नहीं है, समझिए आप, तो अभी बीच में एक वो आया है कि 12th में भी एक अच्छे है, 11-12th में भी अरबिक है, तो उनको भी जो है ना एलिजिबिलिटी दी जा रही है, और लास्ट ईयर गालिबन दी भी गई है। तो हम 12th को भी मिला के चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को एक बात बताना जरूरी समझता हूँ जी,
कि एक यूनानी डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी, जी तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे, मैं बच्चों को मायूस नहीं करना नहीं चाहता, नहीं मगर फिर भी नहीं मैं उनकी ये बात मालूमात के आपसे लिए, पूछना चाहता जिन हूँ। मालूमात के लिए बताना तो जरूरी है। मैंने उनसे पूछा, आप ज़ईफ़ुल उम्र हैं, इतने साल आपने दवाइयाँ बनाई और लोगों को खिलाया, जी जी एहतियात किया लोगों को, तो उन्होंने कहा, क्या बताएं वाली साहब, यूएमएस करने के बाद ना इधर के रहते ना ना उधर उधर के कर रहते, रहे कोई इज्जत ही नहीं करता। नहीं, मगर आज उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। नहीं ठीक है, तो ये जो साहब बोल रहे थे, जी जी तो मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, जी जी तो मैंने कहा चलो ठीक है, बात आई गई हो गई, जी तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, अभी वो जो बेशक सही है, ये आप जो बता रहे हैं ना, कुछ अरसे पहले तक जो है ना उनकी बात दुरुस्त थी, लेकिन आज बीबीएमएस को जो है ना एमबीबीएस के बमुकाबिल जो है ना दर्जा दे दिया गया है। बल्कि यूं समझिए आपके, मैं अक्सर पेपरों में जो है ना एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए, ड्यूटी जो कारपोरेट हॉस्पिटल है, तो उसमें वो लोग बीयूएमएस को ज्यादा BUMS तरजीह ही है, देते हैं, तरजीह देते हैं। सही बात। वो लोग बोलते हैं कि बीयूएमएस और बीएएमएस आयुर्वेदिक या बीएचएमएस में अप्लाई, तो ड्यूटी डीएमओ जितने भी आज कारपोरेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं बीयूएमएस के ही हैं, बीएचएमएस के हैं, बीएएमएस के हैं। अच्छा, तो वहां पर और मैं रोक रहा हूँ आपको, जी जी माजूद खां, जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपको तो हक है। नहीं, मैं समझता ये हूँ जी कि जब मैं वो डॉक्टर से बात कर रहा था, जी, तो उन्होंने ये कहा, ना इधर के रहे ना उधर के ना रहे, खुदा ही मिला ना विसाले सनम इधर के। BUMS कर लिया। जी तो आपने अभी बताया, अच्छा बोलो जैसे हॉस्पिटल में जी भी आज BUMS जी, डॉक्टर बहुत बस तरह के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर साहब, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना जी चाहता हूँ, जी क्या उन्हें एमबीबीएस का दर्जा तो मिल रहा है, बिल्कुल वहां तक का दर्जा मिल रहा है, मिल रहा है। क्या सैलरी भी उन्हें उतनी मिलनी चाहिए? हाँ, वो फर्क पड़ गया। तो फिर बात उनकी सही वो है। देखिए एमबीबीएस को तरजीह नहीं देने की वजह ही है, सैलरी इज द मेन रीजन। तो वो लोग जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जी बसरे खिदमत हैं, बीएमएस जी डॉक्टर, हमारे जो डॉक्टर साहब थे, जिन जो मेरे दोस्त हैं, जी जी, इनका कितना बिल्कुल सही था, 10,000 15,000, नहीं 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 नहीं, इतना अभी नहीं, अभी अभी काफी बढ़ गया है, ऐसा नहीं चलो है, बढ़ गया, बहुत तो अच्छा है, अच्छा है, काफी बढ़ गया है। और दूसरी चीज ये है कि अब ये लोग जो है ना एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए भी वो हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं, और अगर आप एमडी कर लेते हैं तो इक्वल टू जो है ना एलोपैथी के डॉक्टर के हैं, तो इस एतबार से मुस्तकबिल बड़ा दरख्शां तो है। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि बीएमएस और बीएचएमएस, बीएमएस, बीएएमएस, ये सब एक ही जी हाँ, ये कैटेगरी, एक ही है, एक ही और ये कैटेगरी है, पूरे आयुष के जुमरे में आते हैं। जुमरे में आते हैं। तो अब इनको अलग अलग करके हमको सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, एक दो अलग ऐसे ऐसे मामले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा की बात की थी, तो यूनानी जो हमारी कॉलेज है उसमें जो है ना कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, सिर्फ कन्वेंट कोटा ही है, उसमें भरा जाएगा। और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो नेचुरोपैथी की है, BNYS कहते हैं, नेचुरोपैथी में भी आपको जो है ना मैनेजमेंट कोटा नहीं है। और ये कॉलेज जो है ना हमारे बलकमपेट में है, ये भी एक ही है। बालानगर, यही कॉलेज है, जैसा अपने बलकमपेट ये बीयूएमएस तो शिफा खाना चार मीनार में है, जी। और ये बलकमपेट में है नेचुरोपैथी, जिसको आप उसका मेट्रो सेंटर भी है, नेचुरोपैथी, नहीं नेचुरोपैथी नहीं, नेचर केयर हॉस्पिटल, तो नेचर क्योर हॉस्पिटल, तो वहां पर जो है ना BNYS है, ये भी गवर्नमेंट है। और एक जो तीसरा कोर्स है वो होम्योपैथी, ऐसा ये एक ही थी, ये भी एक थी कॉलेज, ये भी एक थी, यूनानी की भी एक है, नेचुरोपैथी की भी एक है। लेकिन BHMS में जो है ना जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो रामनतापुर में, टीवी स्टेशन है ना उसके बाजू में है। और एक प्राइवेट कॉलेज भी शायद, जी हाँ जी हाँ, वही बता रहा था मैं इसको। तो इसके साथ जो है ना आपको एक वरंगल में भी है ALG कॉलेज, सॉरी माफी चाहता हूँ, होम्योपैथी बोल रहा था ना मैं, होम्योपैथी में जो है ना 4 प्राइवेट कॉलेज, 4 प्राइवेट कॉलेज में जो है ना एक है DEVS जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है, और एक है हमसा कॉलेज वो सिद्दीपेट में है, और एक है MNR कॉलेज संगारेड्डी में है, और एक है DEVS वही रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है, समझिए। डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ ये शमशाबाद के आगे जो है जी एक नया कॉलेज खुला है शायद, गालिबन हो, क्योंकि वहाँ पे 3 कॉलेज हैं, जैसे DEVS जो है 3 कॉलेज नहीं, माफी चाहता हूँ, 3 कैंडिडेट का एडमिशन का बता रहा हूँ मैं आपको। DEVS है, हमसा है और MNR, ये 3 जो है ना प्राइवेट कॉलेज हैं। इसमें आपको मैनेजमेंट कोटा के तहत जीवा कॉलेज है, जीवा दूसरा है उसके लिए है,
हाँ हाँ करेक्ट, जीवा 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 कॉलेज, जहां बिल्कुल तक मेरा ख्याल बिल्कुल 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 नया जो खुला, बिल्कुल सही फरमा रहे, जीवा बिल्कुल कॉलेज। जी जी बिल्कुल सही, जीवा कॉलेज है। तो इसमें जो है ना आपको जिप्स या जीवा 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 GIV है। तो उसमें जो है ना आपको अलग से वो मिलता है, क्या बोलेंगे आप, कन्वेंट शमशाबाद में जीवा कॉलेज, जी जीवा कॉलेज शमशाबाद में है, होम्योपैथी का है, बिल्कुल सही है। एक तो है ना JSPS गवर्नमेंट कॉलेज और अमंतापुर का है, जी दूसरा है शमशाबाद का जीवा, फिर आरा डिस्ट्रिक्ट में DEVS है, और हमसा है सिद्दीपेट में, और MNR है संगारेड्डी। चार ये कॉलेज है, ये 4 प्राइवेट कॉलेज जी है। तो इनमें मैनेजमेंट कोटा आपको मिलता है, जो एडिशनल फीस पे होता है, जैसा दूसरे यानी कोर्सेस में दिए जाते हैं, BDS MBBS में होते हैं। तो ये होम्योपैथी में आपको मैनेजमेंट है, जी जबकि यूनानी में और नेचुरोपैथी में आपको नहीं है। तो अब इसके बाद फिर हम जो है ना आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं। जी अब आपका जो हम सवाल है, बात करेंगे यूनानी जी यूनानी और नेसुरो, जी तो दो कॉलेजेस हैं। जी जी, तो इनकी फीस क्या है? इनकी फीस 9,000 है, गवर्नमेंट की फीस है, बस गवर्नमेंट बस उतनी से, और कुछ 9,000। नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। चलिए ठीक। अब दूसरा है। अब दूसरा जो है ना आप इसमें आएंगे, हम ये होम्योपैथी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद BAMS जो है आयुर्वेदिक की है। जी ये दो कॉलेजेस हैं, एक हैदराबाद में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज BRKR हैदराबाद, जो यहाँ पे हमारा सनत नगर हॉस्पिटल है ना, उसके अपोजिट में AG कॉलोनी को जो रोड जाती है लेफ्ट साइड पे आयुर्वेदिक का जो हॉस्पिटल है उसी में कॉलेज है वो। पहले तो यहाँ पे इसमें ही थी, चारमीनार शिफाखाने में थी, वो बड़ा तसादुम चला, फिर वो खाली कर चले गए, ऐसा हुआ समझा। और एक है वारंगल में ALG कॉलेज के नाम पर, तो यहाँ पर भी जो है ना आपको एडमिशन मिल सकता है, ALG का, जो वहां जाना चाहते हैं। इनकी फीस क्या है डॉक्टर? सेम नहीं गवर्नमेंट की। तो इसी तरह जी हाँ, होम्योपैथी की भी यही होगी फिर। वही है गवर्नमेंट का, अलबत्ता मैनेजमेंट के अलग है। होम्योपैथी की जो मैनेजमेंट की फीस है ना, हम उसको वो अलग है। हाँ, मैनेजमेंट की जो है ना बढ़ के 2 लाख ऐसा कुछ हर साल का, वो इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। तो अब हमने बात की है फीस के बारे में और मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में। तो रब साहब, आप मुझे ये बताइए, मैंने इतने सवाल आपसे किए हैं, जी जी अगर कुछ छूट गया हो, जी, मैं आपसे ना पूछ सका हूँ, तलबा जानना चाहते नहीं हैं, वैसे ऐसा आपके कुछ सवाल है ऐसे जो वो जानना चाहते हैं, नहीं तो नहीं, आप उनका जवाब आपके पास तलबा का जो है ना एक जमघट जमा है, समझिए। नहीं रब साहब, इतने जितने सवालात आप करते हैं ना, मेरे को उतने तलबा भी सवालात नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनकी तशक्की के लिए जी जी बोलना पड़ता है जी, सही कि आप, और कुछ है इसमें? हाँ, देखिए ये फिर हमारा प्रोग्राम फिर हाँ, कब होगा? सर्टिफिकेट्स में जो है एक बच्चों का थोड़ा एक कंफ्यूजन सा है। तो कुछ सर्टिफिकेट जो है ना जो लागू नहीं है बच्चों पर, वो परेशानी में आया था डाल दिए गए हैं, या परेशानी में आया था तब ये हमारे लिए अप्लीकेबल है क्या? जैसा मिसाल के तौर पे इनकम सर्टिफिकेट है, समझिए आप। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए लागू है जो फी रिएम्बर्समेंट लेना चाहते हैं, जिनकी पेरेंटल इनकम हर साल 2 लाख से कम है। जी, और रूरल में है तो वो 1,80,000 है। तो उन लोगों के लिए जो है ना ये इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है। हर बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट निकालने की जरूरत नहीं है जिसकी इनकम फी रिएम्बर्समेंट नहीं है। जी। तो वैसी जो है ना, एक जो है गैप सर्टिफिकेट का मसला है। हर बच्चा गैप सर्टिफिकेट है, जो साहब में लास्ट ईयर वो इंटर पास कर लिए। नहीं, उसमें तो बच्चे बहुत परेशान होते जी हैं। हाँ, परेशान हो, तो वो इसीलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। तो गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो लास्ट ईयर नीट लिखे थे, और अब जो नीट लिखे हैं उस बीच में कहीं कोचिंग नहीं लिए, लॉन्ग टर्म नहीं लिए, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन नहीं किए, घर पर ही बैठ के पढ़े, और फीस भी प्राइवेट बात। उनके लिए इनके लिए गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है। और वो भी अब सुना के में जो है ना एक इजी कर दिया गया है, सिर्फ एक एफिडेविट बनाइए, MRO में सबमिट कर दीजिए, वो गैप ये सर्टिफिकेट। बड़ा सकारात्मक जी और मुश्किल मरहला था, मरहला है, आज भी है रफ्तार। नहीं है नहीं, क्योंकि कुछ अगर बच्चे मेरे आप जब मारो ऑफिस को जाएंगे, जी 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 तो आपको सबसे पहले ई सेवा जाना पड़ेगा, जी जी ई सेवा में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारा ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां देना पड़ेगा, फिर आपको आएगा। तो बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, रब साहब आप भी थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। एक्चुअली एक गैप सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए, तो तलबा को चाहिए कि वो अपने कॉलेज जाएं जहां पर आपने लॉन्ग टर्म लिया है, वहां से आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते या हैं। कोचिंग सेंटर भी, कोचिंग सेंटर जिस कोचिंग वो भी सेंटर में आपने वो भी चलेगा। जिस कोचिंग सेंटर में आपने तालीम हासिल की है, वो कोचिंग सेंटर में आप एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, वो लेके आप सबमिट कर सकते हैं। सब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आपको हमारे ऑफिस की चक्कर कहीं भी जाने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं।
बल्कि आप यूं समझिए कि मेरा एक्सप्लेनेशन टोटली आप दे दिए जी। अब इसके ऊपर फिर दीगर रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। ये उतना मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल जितना बच्चे समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली एक पेपर है जिस पे प्रिंसिपल सिग्नेचर करके देता है, जो इंस्टीट्यूट में आपने तालीम हासिल की है उस इंस्टीट्यूट का बॉस आपको सिग्नेचर करके स्टैम्प मार के देगा कि आपने ये साल फलां साल यहाँ तालीम हासिल की है। ये गैप सर्टिफिकेट है, ये काफी। देखिए जब आप वहाँ तालीम हासिल है तो गैप आता ही नहीं है, तो वो स्टडी सर्टिफिकेट हो गया जिसको गैप समझते हैं लोग। क्या सोच रहे हैं, मैं अभी आपको बताया था। नहीं, इसकी वजह ये है कि लास्ट ईयर जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कॉलेजेस पे दिया गया था ना, वहां पर कम अहल लोगों को बिठा दिया गया था। तो वो जो एसएससी फेल जो लोग थे ना, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे बच्चों के जहनों में। उनको ये नहीं मालूम है कि गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, और वो वेरिफिकेशन के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा समझिए आपके जो है ना, एक नाअहल को बिठा के आप बोल रहे हैं कि अभी कुरान शरीफ पढ़ाइए जिसको अलीफ भी नहीं आता, तो ऐसा हो गया मामला। तो उसकी वजह से ये जो जहनों में बच्चों के, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बहुत आसान तरीका आपने बता दिया, उस तरीके के तहत आप जो है ना, आपको गैप सर्टिफिकेट का मसला नहीं है। हाल बता जो वाकई बच्चे जो है ना, जो नहीं पढ़े हैं और घर में ही बैठ के करे हैं, तो अभी आप सेवा से कांटेक्ट कीजिए, इसे निकाल लीजिएगा। अभी दो बच्चे मुझसे कांटेक्ट किए थे अभी आने से पहले, या स्टूडियो आने से पहले किए थे कि साहब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की अब जरूरत नहीं रही, खाली नोटरी का एफिडेविट बनाइए, एमआरओ ऑफिस में सबमिट कर दीजिए और ई सेवा में जो उसकी फी है वो भर दीजिए, तो वो लोग जो है ना गैप सर्टिफिकेट दे दें। इसकी सच्चाई क्या है पुलिस सर्टिफिकेट की क्या? देखिए दरअसल है क्या है, गैप के माने क्या है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है, कंफर्म करना चाहती है कि जो पीरियड आपका गैप गुजरा है जिसमें आप तालीम हासिल नहीं किए, उसमें कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व तो नहीं थे, वो क्लियरेंस है और कुछ भी नहीं है गैप का। तो उसमें वो आपको एक क्लियरेंस लेना पड़ता है कि द कैंडिडेट वाज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। अब उसकी नहीं है, बल्कि दो बच्चे मेरे को बताए हैं, तो डायरेक्ट एक एफिडेविट बना दीजिए नोटरी के पास जाके 200-250 का, वो आप जो है ना ई सेवा में जो भी उसकी फी है वो पे कर दीजिए, एमआरओ ऑफिस में सबमिट कर दीजिए, इंशाल्लाह गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस वो करते हैं। लेकिन ये बच्चे मुझे फोन पे बोले हैं, ये जो है ना एमआरओ ऑफिस से कंफर्म नहीं किया हूं मैं, क्योंकि आने से पहले बोलेगा, वक्त मिलता तो वो भी कंफर्म कर लेता था, आने से पहले बोले हैं। तो अच्छा है बहुत। देखिए जितना इजी करेंगे आप कैंडिडेट्स के लिए उतना अच्छा है। आप ध्यान देखिए, आप एनटीए क्या किया इस साल, बच्चों को परेशान करके रख दिया, खामा के जो है ना एक नया फॉर्मेट बना के नए उसमें खुद भी परेशान रहे, लोगों का तजस्सुस बढ़ाते चले गए। आप जो है ना तीन हिस्सों में आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, 3 बार विंडोज खोल रहे हैं आप, और पहले ही दिन आपको जो कंट्रोवर्सी में आ गए, आप 12 तारीख को एग्जाम कैंसिल करो बोल के 14 बच्चे जो है ना, ये कि तमाशे करके छोड़े। भाई इजीएस्ट जितना चाहे आप कैंडिडेट के लिए इजी करते जाइए, उनको तकालीफ में मत मुब्तला कीजिए आप। तो सब हम आ रहे थे दूसरी तरफ इसमें जो है ना, बच्चों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट 6 से रखना जरूरी है। जो बच्चे 6 से पहले भी इसके बारे में, जी हाँ, तो 6 से 12 ये रखना जरूरी है। और ये है वो मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कुछ हेडमास्टर जो है ना इशू नहीं करते बोल के बोले हैं। अब वो भी मेरे पास बच्चे जो है ना फोन पे गए, साहब हमारा जो स्कूल था, कुछ स्कूल तो उठ गए हैं, बंद हो गए हैं, और कुछ स्कूल के हेडमास्टर बोल के साहब हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है देना बोल के गवर्नमेंट का, तो हम आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो अब ये एक मसला है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाइए, आपके जो हज में काम करता है, आपकी टीसी है ना, आप अपने टीसी लेके जाइए, वहां पे बोलिएगा साहब अगरचे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सेंटर खुलते हैं इस बार, तो वहीं पर वो लोग आके जो है ना करेंगे जी। अगर सेंटर नहीं खोलते हैं, जैसे लास्ट ईयर नहीं किए थे, कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए कॉलेज में करना है, तो फिर आप अभी जाइए, जाके अपना टीसी बता दीजिए उनको। अगर बीसी कोई है तो उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बीसी इटसेल्फ इज द डिक्लेरेशन दैट ही और शी बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो वो है, तो वो लेके जाइए आप, उनसे जो है ना सर्टिफिकेट ले लीजिए टीसी बता के, तो वो जो है ना आपका पर्पस सर्व कर देगा। जो स्कूल जो बंद हो गए हैं जी, तो जाहिर है कि उसके लिए जो है ना, और पूछेंगे भाई तो बोनाफाइड रहेगा आपके पास, तो वो बोनाफाइड बता दीजिए, बता के बोनाफाइड ले जाइए, टीसी लेके जाइए, लेके जाके वहां से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ले लीजिए। और एक है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, हर कोई रेसिडेंस निकाल रहा, हर कोई डोमिसाइल निकाल रहा, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है जो एनआरआई है और यहाँ पे लोकल बेनिफिट लेना चाहते हैं जी। जो तालीम अपनी बाहर मुकम्मल करके आए हैं, इंडिया के बाहर मुकम्मल करके आए हैं,
लेकिन 15% अनरिजर्व कोटा में नॉन लोकल सीट लेके लोकल बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, वो भी उनके पेरेंट्स का जी। जो 10 साल का है वो लेना है। और दूसरा डोमिसाइल जो है, वो बच्चे जो अदर स्टेट में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डोमिसाइल है। तो तलबा और तालिबात को यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए, जो तलबा हैं उनके लिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बिल्कुल। और क्या है, ये जहाँ तक मेरे यानी नॉलेज में जो बातें थी, अब ये अंडरटेकिंग है, ये आपको जो 100 रुपए के पेपर पर टाइप करवाना है और एक बॉन्ड पेपर है जो 100 रुपए पे, ये रिजल्ट आने के बाद इसके बाद ये तो कॉलेज में जब आप एडमिशन देंगे ना उस वक्त का बात है। तो रफ साहब आप यहाँ पर ये बताइए कि वो तलबा जी जो 450 तक लाए, अक्सर जी रफ साहब जी जी मैं ये इसलिए भी पूछता हूँ आपसे जी कि आप नेक्स्ट जब मैं आपका इंटरव्यू करूंगा इंशाल्लाह तो मैं वसूख से कह सकूंगा कि रफ साहब आपने ऐसा कहा था, ये यही उतरा। जी। आंकड़े जो उतरते हैं वो आप वो बराबर उतरते हैं। तो रफ साहब आप हमें ये बताइए कि उम्मीद है 450 पे अब की साल किसी को टका पाएगा तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला वहां तक उतारे। 15 मार्क्स का मामला है, उतारे वहां तक, लेकिन फिर भी जो है ना आज का जो ये रीडिंग है, जो स्टैटिस्टिक्स है, 455 तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हमारे को फाइनल स्टेट की जब लिस्ट आ जाएगी ना, तो मैं एग्जैक्ट आपको ये बता सकता हूँ कि कटाफ हमारा कहाँ तक जाता है। तो रफ साहब हमारे साथ आपने बहुत सी बातें की, बहुत से मालूमात हम पहुंचाए तलबा के लिए। तो रफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आप आए। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करता हूँ जो आप बारहा मुझे बुलाते हैं उसके लिए। हम तो आपको हमेशा बुलाते रहेंगे। तो दोस्तों, पैगाम टीवी चैनल एंटरटेनमेंट और न्यूज बहुत जल्द आप अपने घरों में देख सकते हैं। बहुत जल्द ये आपके घरों तक रिसाई हासिल कर लेगा इंशाअल्लाह। ताहम आप ये हमारा पहला इंटरव्यू यूट्यूब पे देखेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर।